अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल साइंस रिपोर्टर। काफ़ी टाइम के बाद जो है वो दोबारा से हम अपीयर हुए हैं साइंस रिपोर्टर विद अ न्यू वीडियो अबाउट फिज़िक्स चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन। इस वीडियो के अंदर ये जो मैं आपको लेक्चर दिखाने जा रही हूँ ये काफ़ी रॉ है, मतलब कि इसमें ये काफ़ी 2-3 साल पुराना जो है मेरे पास रजिस्टर पड़ा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रजिस्टर है। इसके अंदर जो टॉपिक्स लिखे गए हैं उनको बड़ी ही एक्सप्लेनेशन के साथ और बड़े तरीके के साथ लिखा गया है। इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ये एंट्री टेस्ट लेवल को कवर करता है, ये एफएससी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर लेवल को कवर करता है, पंजाब को भी, केपी को भी, सिंध को भी। ठीक है, तो ये तमाम बोर्ड्स को जो कवर करता है और मैं समझती हूँ कि ये एंट्री टेस्ट के लिए बहुत मुफीद है। इसमें एमसीक्यूज़ की फॉर्मेशन की गई है। ये अगर जो बच्चा इससे तैयारी फिजिक्स कर लेता है उसको किसी और बुक को भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसमें हर चीज़ मौजूद है। अगर आप इसको पसंद करेंगे इंशाल्लाह तो मैं इसकी नेक्स्ट चैप्टर की और वीडियो बना दूँगी। ठीक है, अभी मैं इसका फर्स्ट हाफ कवर करूँगी स्टार्टिंग विद स्पीड एंड वेलोसिटी, उसके बाद फिर हम कवरेज लेके जाएंगे प्रोजेक्टाइल मोशन तक इसकी। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आप लोग वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ताकि दूसरों को भी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, ताकि वो भी इस इंफॉर्मेशन से फ़ायदा हासिल कर सकें। ठीक है, सो ओके, ये जो मैं लिखा है काफ़ी जो है वो रफ़ लिखा गया है। ठीक है, बट मैं ये जैसे रजिस्टर होता है टीचर्स लिखवाते तो बंदा लिखता है, ये काफ़ी जो है वो ये अच्छा रजिस्टर है जिसमें हर तरह का क्वेश्चन है। मैंने अपने एंट्री टेस्ट की तैयारी यहीं से की थी और बहुत अच्छे तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह मार्क्स दिए थे मैंने। फ़िज़िक्स के पॉइंट के अंदर मैंने एफएससी की तैयारी भी इसके अंदर से की थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे मार्क्स मेरे मार्क्स में भी हासिल मैंने किए थे। तो सबसे पहले हम स्पीड एंड वेलोसिटी को देख लेते हैं, टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अपना टाइम और वेस्ट नहीं करते। आपको मैं जो पॉइंट्स बताऊँगी शायद आपको कोई टीचर्स बताए, जो बच्चे खास तौर पर अकेडमी जाते हैं, शायद किप्स या फिर कोई और अकेडमी, स्टेप अकेडमी, वहाँ पर पॉइंट्स ऐसे बताए जाते हैं और बल्कि ये पॉइंट उससे भी ज़्यादा है। ठीक है, क्योंकि ये हर बोर्ड को कवर कर रहे हैं, एफएससी को कवर कर रहा है, फर्स्ट सेकेंड एंड दैट ऑफ एंट्री टेस्ट को भी कवर करता है। ठीक है, सबसे पहले स्पीड एंड वेलोसिटी को देखते हैं। देखिए, जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स होंगे जो मैंने एक्स्ट्रा साइड पे लिखे हैं, जो बताने वाले नहीं है, मैं आपको नहीं बताऊंगी। ठीक है, जिन पॉइंट्स में मैं फोकस करूंगी आपको बस वो देखना है जिससे मेरा पॉइंटर जो है वो जाएगा। ठीक है, आपने बस उन पॉइंट्स को देखना है और अगर लिखना चाहिए प्रॉपर एक नोट है जिसको आप नोट करेंगे तो आपके फ़ायदे में ही रहेगा। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करते रहते हम कहते हैं कि स्पीड वेलोसिटी को देखते हैं। ठीक है, देखिए स्पीड की डेफिनेशन सबको पता है, वेलोसिटी की डेफिनेशन सबको पता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं है और ना ही एंट्री टेस्ट या एफएससी में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। पॉइंट ये आपको ये पता होना चाहिए, आपके कॉन्सेप्ट्स इस लेक्चर में काफ़ी क्लियर होंगे। ठीक है, जिसकी ज़रूरत होती है एंट्री टेस्ट में भी और एफएससी में भी। आपकी बेसिक्स बनेंगी और बेसिक्स में अच्छी तरीके से समझाऊंगी आपको यहाँ पे कि वो कैसे क्लियर करने अपने कॉन्सेप्ट्स को। ओके, पहला है, सबसे पहले याद रखिएगा, मैंने ये जो लिखा है दिस इज़ स्पीड एंड दिस इज़ द वेलोसिटी वेक्टर, जिसके साइड पे मैंने मैग्नीट्यूड बार्स लगा के मैंने इसको मैग्नीट्यूड बना दिया। ठीक है, ये भी मैग्नीट्यूड है और ये भी मैग्नीट्यूड है। वो कहते हैं कि स्पीड एंड वेलोसिटी जो है, अगर हम उसका कंपैरिजन देखें, अगर स्पीड और वेलोसिटी आपस में इक्वल हो जाती हैं, इनकी डायरेक्शन और जो मैग्नीट्यूड है दोनों सेम हो जाते हैं, इसका मतलब ये है बॉडी जो है वो स्ट्रेट लाइन मूवमेंट कर रही है। ठीक है, एक ये पॉइंट हो गया। इस पॉइंट को अब ये इसी तरह एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आता है और यही इस तरह पूछा जा रहा होता है। दूसरी बात वो कहता है कि अगर एमसीक्यू में आता है कि एक बॉडी उसकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इसकी एवरेज वेलोसिटी सेम हो गई है, इसका मतलब वो बॉडी जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और जब एक वेलोसिटी यूनिफॉर्म होती है तो उस टाइम पे उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया आपको। तीसरा कॉन्सेप्ट है इसका, जब एक एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस एवरेज एक्सेलरेशन के इक्वल हो जाती है तो उसको एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म कहते हैं कि वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है। ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? अच्छा, अब इसके अगर हम आते हैं इसके एमसीक्यूज़ के ऊपर, दूसरा एमसीक्यू इसका ये बन सकता है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि बॉडी मूव कर रही है, अब हमें ये बताएं कि उसमें एवरेज वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, इस एमसीक्यू लिखा है कि एक बॉडी है जो ए से बी की तरफ जाती है, फिर वो बॉडी बी से दोबारा ए पे वापस आ जाती है। हमेशा याद रखें जब एक बॉडी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है, दूसरे पॉइंट पे जाती है और वापस जो है वो उसी पॉइंट पे वापस आ जाती है जहाँ से उसने स्टार्टिंग की थी, तो उस टाइम पे उसकी डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, उसकी डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, या उसका चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट का, वो ज़ीरो हो जाता है। हमें भी कहते हैं कि एवरेज
एक्सेलरेशन या सॉरी एवरेज वेलोसिटी मैंने फाइंड करनी है। अगर इस केस में चूँकि बॉडी ने स्टार्ट ए से किया था, एंड भी वो ए पे आके ही हो रही है, इसका मतलब ये है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जो इस केस में है वो ज़ीरो आ रहा है। और जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी होती है, तो वो ज़ीरो जाएगी। तो इस केस में क्या हुआ, जब डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो एवरेज जो है वेलोसिटी भी ज़ीरो। इसका मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा। जब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट सेम होगा तो उस टाइम पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो जाती है। ठीक है, दूसरे पॉइंट यहाँ पे आता है, हम इसके कुछ और MCQs देख लेते हैं साथ ही साथ कुछ फॉर्मूलास के लिहाज से। कहते हैं जब हम कहते हैं कि एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज वेलोसिटी की बात करें, हमें पता होना चाहिए v1 + v2 डिवाइड बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू, जो भी हमने 60 और 40 थी यहाँ पे, तो मैंने उसको यहाँ पे 60 और 40 लिख दिया, उसके एवरेज से डिवाइड किया क्योंकि एवरेज स्पीड फाइंड कर रहे हैं। ये जनरल फॉर्मूला है। जब भी बोलेगा एवरेज स्पीड फाइंड करो, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करो, आपको पता होना चाहिए, आप जनरली पूछ रहा है आपसे, तो आपने जनरल फॉर्मूला में ये अप्लाई कर देना है। लेकिन वो आपसे पूछता है कि कवर डिस्टेंस जो है वो सेम हो चुका है। ठीक है, ये बात, कवर डिस्टेंस सेम होने का मतलब क्या है, वो ये बात नहीं कर रहा कि स्टार्टिंग पॉइंट सेम है दोनों का, या फिर जहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहीं पे आके एंड हो रहा है, वो ये बात नहीं कर रहा। वो कह रहा है उन दोनों बॉडीज़ ने डिस्टेंस जो कवर किया वो सेम कवर किया है। ठीक है, डिस्टेंस कवर अगर बोलेगा सेम हो गया दोनों बॉडीज़ ने किया, तो उस टाइम पे हम जो फॉर्मूला लगाएंगे 2v1v2 बाई v1 + v2 हम लगाएंगे, और इस फॉर्मूला से हम कवर डिस्टेंस सेम अगर आती है तो उससे हम एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं। ठीक है, जैसे पीछे जो मैंने फॉर्मूला बताया उसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। वो कहता है अ बॉडी move from A to B with a speed of 40 km/h and then from B to C with a speed of 60 km/h in a straight line. कैलकुलेट करनी एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड। देखें, उसने एक बॉडी 40 से मूव कर रही है और एक बॉडी 60 से मूव कर रही है। जैसे एक बॉडी A से B तक जाती है 40 पे और B से C तक जाती है 60 पे। ठीक है, इसमें जो डिस्टेंस कवर किया गया वो सेम है क्या? एक घंटे में वो 60 की स्पीड से चल रही है और वो एक घंटे में 40 की स्पीड से चल रही है। एब्सोल्युटली डिस्टेंस सेम नहीं है उसका। ठीक है, डिस्टेंस सेम नहीं हो सकता। अगर डिस्टेंस सेम नहीं है, इसका मतलब हम जनरल फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, VAV = v1 + v2 डिवाइड बाई 2, और इससे हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अगर वो कहते हैं डिस्टेंस दोनों का सेम है जो उन्होंने कवर किया है, इसका मतलब क्या हुआ, हम पिछले वाला लगाएंगे फॉर्मूला 2v1v2 डिवाइड बाई v1 + v2। क्लियर? अच्छा, अब दूसरी बात यहाँ पे अगर हमने डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं कि मैंने किसी बॉडी का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, उसके 4 सिचुएशंस हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें MCQs बता रही हूँ मैं आपको, ये हर एक जो MCQ, हर एक जो आपको पार्ट या बता रही हूँ या फॉर्मूला बता रही हूँ उसका MCQ बनता है प्रॉपर। ठीक है, MCQs बहुत बनते हैं, बहुत ज़्यादा बनते हैं। आपको मैं बेसिक्स बता रही हूँ ताकि आप उससे MCQ जो है खुद बना सकें। बेसिक MCQ मैंने बहुत बनाया, आपको मेरी कॉपी में सिर्फ MCQs ही मिलेंगे। ठीक है, और कुछ नहीं मिलेगा, MCQs मोस्टली मिलेंगे, और वो हर चीज़ MCQs की तरफ इशारा है। मैं जो कुछ बताऊँगी वो इंपॉर्टेंट है और वो आपको लिखना है, नोट करना है, बिकॉज दैट्स इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे है, वो कहता है अ बॉडी इज़ फॉलिंग फ्रीली, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड्स। ओके, फ्री फॉल, सबसे पहले पता होना चाहिए फ्री फॉल की कंडीशंस क्या होती हैं। जब एक बॉडी फ्री फॉल करती है उसकी इनिशियल वेलोसिटी या इनिशियल स्पीड जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। उसकी एक्सेलरेशन जो होती है वो ग्रेविटी के इक्वल होती है, उसके अंदर फ्रिक्शन ज़ीरो होती है। ये 3 कंडीशंस याद कर लें, फ्री फॉल की ये तीनों कंडीशंस हैं। एक तो इनिशियल स्पीड ज़ीरो, एक्सेलरेशन ग्रेविटी के इक्वल, और फ्रिक्शन ज़ीरो। क्लियर? अब हमें ये फाइंड करना है, उसने कहा अ बॉडी इज़ फ्री फॉलिंग, कैलकुलेट द डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन 5 सेकेंड्स। 5 सेकेंड्स के अंदर मैंने फाइंड करना है। क्या, किसमें? 5 सेकेंड्स में। अब आपको कुछ चीज़ें पता होना चाहिए, कुछ फॉर्मूलाज पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखो, उसने हमें बोला 5 सेकेंड्स, वही क्वेश्चन रखेंगे, और अगर यहाँ पे 5th सेकेंड, 5 सेकेंड्स का मतलब 1 2 3 4 5, इनके अंदर बताना है कितना डिस्टेंस कवर किया है। और दूसरी बात, बॉडी फ्री फॉल भी कर रही है। फ्री फॉल कर रही है मतलब उसकी इनिशियल जो स्पीड हुई वो ज़ीरो हुई। क्या हुई? ज़ीरो। डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, डिस्टेंस = VIT + 1/2 GT²। इनिशियल वेलोसिटी क्या रखी? ज़ीरो। जब ज़ीरो रखी, ज़ीरो ने मल्टीप्लाई किया T से, तो पूरा ज़ीरो हो गया। इसका मतलब जब भी फ्री फॉल की बात करेगा, जब भी 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, 5, 10 सेकेंड बोलेगा, हम उसमें 1/2 GT² का फॉर्मूला लगाएंगे जिससे हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे। और फ्री फॉल अगर कंडीशंस, ये 2 कंडीशंस होनी चाहिए, एक बॉडी फ्री फॉल कर रही हो और एक बॉडी का टाइम जो है वो पर्टिकुलर टाइम ना हो, पर्टिकुलर पीरियड ना हो।
हम इसको लगाएंगे, इससे हम इसका आंसर फाइंड कर लेंगे। क्लियर। दूसरी बात वो कहता है कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ बॉडी इन 5th सेकेंड, पर्टिकुलर सेकेंड। इसके लिए सबसे अच्छा टाइम ये है भी फ्री फॉल ही, ठीक है। फ्री फॉल का ये भी क्वेश्चन है और उसमें कहा है, उसमें 5 सेकेंड बोला है, इसमें उसने बोला 5th सेकेंड। इसके लिए हम फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल करते हैं, याद रखना, इसके हम करते हैं 5 × 2n -1, ठीक है। 5 × 2n -1। इसका मैं दिखाती हूँ कैसे। इसका मतलब हम ऐसे लिखते हैं 5 × 2n -1, पर्टिकुलर सेकेंड है, टाइम के लिए डिस्टेंस पर्टिकुलर टाइम पीरियड मुझे पता है 5th बोल रहा है, फ्री फॉल भी है। ये मैंने जो दोनों लिखे हैं फ्री फॉल के लिखे हैं। पर्टिकुलर सेकेंड डिस्टेंस फाइंड करना है एक पर्टिकुलर सेकेंड के अंदर, दूसरी बात फ्री फॉल भी है, तो 5 × 2n -1। कोई पर्टिकुलर सेकेंड नहीं है, फ्री फॉल है, s = 1/2 gt²। क्लियर। यहाँ पे आता है वो कहता है कि फ्री फॉल नहीं है, उसकी भी दो कंडीशंस हैं, उसका भी एक पर्टिकुलर सेकंड होगा और एक उसका नॉर्मल टाइम होगा। हम कहते हैं एक पर्टिकुलर सेकंड के बाद, हमें पर्टिकुलर सेकंड बाद की उसने कहा एस इज इक्वल टू 5 × 2n -1। अब इसका क्या बनती है, अगर फ्री फॉल नहीं है इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी उसकी, ज़ीरो नहीं होगी, क्योंकि फ्री फॉल के अंदर इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो होती है। सो एस इज इक्वल टू vi + a/2 × 2n -1। क्लियर। इसके अंदर आपको सही चीज़ें गिवन होगी, आपने पुट करके इसका आंसर फाइंड कर देना है। अगर कोई पर्टिकुलर सेकंड गिवन नहीं है, एक पर्टिकुलर सेकंड गिवन नहीं है, फ्री फॉल भी नहीं है, तो वही जो सिंपल फार्मूला होता है s = vit + 1/2 gt²। क्लियर। आपने बस इस चीज़ को देखना है, ये मैंने पूरी लिखवाई है आपको। अब देखें इसमें वो कहता है बॉडी इज़ मूविंग, अभी इसी की एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, इसी का एक MCQ सॉल्व करते हैं जो मैंने बातें बताई हैं आपको। A body is moving with a constant acceleration of 10 m/s² and its initial velocity is 5 m/s. Calculate distance covered by the body in 5th second. कहीं इससे बोला फ्री फॉल, अगर बोलते ना कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड, तब एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकती थी। कांस्टेंट वेलोसिटी या स्पीड का मतलब होता है यूनिफॉर्म स्पीड, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर स्पीड या वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो जाए तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाती है, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या होती है उस टाइम पे, ज़ीरो होती है। उसने कहा डिस्टेंस बताओ कवर कितना किया होगा 5th सेकंड के अंदर, एक पर्टिकुलर सेकंड है और फ्री फॉल नहीं है, तो कौन सा केस आएगा, पर्टिकुलर सेकंड है और फ्री फॉल नहीं है, ये वाला vi + 1/2 × 2n -1, ठीक है। इस पे देखेंगे तो यही हमने इस्तेमाल किया है, vi + 1/2 × 2n -1। इसके अंदर जो जो गिवन है हम सब कुछ पुट कर लेंगे, इसका आंसर आसानी से फाइंड कर लेंगे। क्लियर। अब एक MCQ बड़ा आता है, ये हम पढ़ते हैं इस MCQ को। कहते हैं यूनिफॉर्म कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स इज अप्लाइड इन ऑर्डर टू स्टॉप अ ट्रक इफ इट्स स्पीड इज डबल्ड, द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट विल बी। ऑप्शंस कुछ लिखे हैं, हाफ, 8 times, 4 times, रिमेन्स कांस्टेंट। अब इससे कैसे फाइंड करें। कहते हैं यूनिफॉर्म कांस्टेंट रिटार्डिंग फोर्स है, वो अप्लाई की जा रही है एक ट्रक पे ताकि उसको रोका जा सके। अगर हम उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं तो उसके डिस्टेंस पे क्या फ़र्क पड़ेगा। देखें हमें ये पता होना चाहिए जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है स्पीड का और साथ में डिस्टेंस का रिलेशन पूछे, आपको पता होना चाहिए आपने ये वाला जो है वो अप्लाई करना है। s इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू vi², क्योंकि हमें पता है 2s = vi² - vi² होता है। जब भी पूछे आपको ये बस ये अप्लाई करना है, किसी और चीज़ को सोचना ही नहीं है, ठीक है। तो हम कहते हैं डिस्टेंस का रिलेशन जो है वो डायरेक्ट है विद इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर के साथ। अगर स्पीड वो कह रहे हैं इनिशियल डबल हो रही है तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो 4 times हो जाएगा ना 4 times, क्योंकि जब इसका स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आएगा। हमने देखें जब भी हम स्क्वायर करते हैं, मैं आपको ट्रिक बताती हूँ एक, जब भी स्क्वायर करते हैं आपने इन दोनों साइड्स को बैलेंस करना है। आप अगर यहाँ पे 2 लिख रही हैं तो यहाँ पे कौन सी चीज़ आएगी जो इसको जो है वो इसके इक्वल बना रही है। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, यहाँ पे 4 लिखेंगे तो दोनों बैलेंस होंगे ना। आपको दोनों साइड्स बैलेंस करनी है, दोनों के कॉन्स्टेंट्स बैलेंस करने हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे अगर 4 लिख रही हैं तो यहाँ पे आप ऐसे कौन सी चीज़, अब यहाँ पे तो 4 नहीं लिख सकती ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर तो 16 होता है। अगर यहाँ पे 4 लिख रही हैं तो यहाँ पे आपको 2 लिखना पड़ेगा ताकि ये इसको स्क्वायर करके क्या बने, 4 बने। क्लियर है। नहीं समझ आई तो दोबारा पीछे करके सुन लें। अब हमारा दूसरा जो टॉपिक इस पे आया है वो मोमेंटम का टॉपिक है। मोमेंटम इसको बोलते हैं क्वांटिटी इन मोशन इज कॉल्ड एज मोमेंटम। मोमेंटम जो है इज इक्वल टू mv होता है, इसकी रिप्रेजेंटेशन ऐसा लिखी जाती है। ये जो होता है ये सिंपल प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट का जो है वो रिजल्ट होता है।
इसमें मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट है, सिंपल प्रोडक्ट में होता क्या है कि एक स्केलर जो होता है, मास स्केलर है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर है। स्केलर और वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है जिसके ज़रिए से एक वेक्टर बनता है। मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये बताना चाहिए, ठीक है। एक वेक्टर बनता है, हम कहते हैं वो सिंपल प्रोडक्ट में मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट कहलाता है, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पे केमिस्ट्री को इसने लिखा है यहाँ पर कि ऐसे मतलब कि एक बॉडी है, एक मास मतलब कि बॉडी है, उसका मास ये प्रेजेंट है, वो सर्कल में मूव कर रही है, यहाँ पे जाएगी तो उसकी वेलोसिटी ये है, यहाँ मूव करती है, यहाँ पे आते तो उसकी वेलोसिटी जो है वो ऑपोजिट ही जाती है। अगर यहाँ पे जाते वक्त कौन सी कंडीशन है उसकी, इसकी यहाँ पे जाते वक्त होगी एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये इस तरह जा रही है तो एंटी क्लॉकवाइज है, और अगर इस तरह आ रही है तो भी एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन इसके ऑपोजिट हो गई है। अब वो कहता है हमने चेंज ऑफ मोमेंटम फाइंड आउट करना है कि मोमेंटम में चेंज कितना इसके अंदर आ रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बॉडी ने स्टार्ट किया था, ये इसके इनिशियल है, यहाँ बॉडी आके स्टॉप करती है, यहाँ पे ये इसकी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है, और फाइनल इसके ऑपोजिट होगी, क्योंकि अगर ये बॉडी यहाँ पे जा रही है तो ये बॉडी यहाँ पे जा रही है, इसलिए हमने इसके साथ नेगेटिव साइन लगाया है, क्योंकि ये नेगेटिव डिमांड करती है, क्योंकि ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके पीछे डिमांड किया था चेंज ऑफ मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ठीक है जी। फाइनल में जो स्पीड थी उसकी वेलोसिटी जो थी वो माइनस में थी, तो हमने एम वी इसका फॉर्मूला का पुट किया, एम वी और माइनस हमने साथ लगा दिया, ये माइनस जो है ये इसका लिखा गया है यहाँ पे, और एम वी जो सिंपल था इनिशियल वेलोसिटी का या इनिशियल मोमेंटम का हमने वो लिख दिया, ठीक है। फिर चेंज मोमेंटम क्या आया, -2 mv आया। ये क्वेश्चन बड़ी दफ़ा पूछा गया और बच्चे गलती करते हैं इसमें काफ़ी दफ़ा, तो आपको पता होना चाहिए कि जो इनिशियल अगर एक साइड पे जा रहा है और फाइनल जो है वो दूसरी साइड पे जा रहा है, तो फाइनल का साइन एब्सोल्युटली जो नेगेटिव ही होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है अपनी, और ये डायरेक्शन का साइन है इसका माइनस जो है। अब जो है वो काइनेटिक एनर्जी और मास के रिलेशंस के बारे में बात करेंगे हम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं जो जो चीज़ बता रही हूँ वो सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, वो सब चीज़ें आती हैं। ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इसके अंदर काफ़ी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसी वजह से इसके अंदर से एमसीक्यूज़ भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, ठीक है। और बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं आपको हर बात बताऊँगी जो आपके लिए आसानी से आप उसको ग्रिप कर सके। कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है और उसको बस ग्रास्प करना है, बाकी काम जो है वो जब एमसीक्यू आपके सामने आते हो तो आप समझ जाते हो इसमें हमने फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, क्योंकि आप ये सारी चीज़ें पढ़ चुके होते हो। बुक में इतना डीपली नहीं लिखा, बुक में सिर्फ एमसीक्यूज़ के वो लिख दिए हैं जो फार्मूलाज होते हैं, आपको ये चीज़ें समझनी है क्योंकि आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv², पता है फॉर्मूला होता है। मैंने इस जो है v², मैंने इसको खोला v.v किया, ठीक है। एम वी क्या होता है, एम वी क्या होता है, मोमेंटम लिखा p.v, ठीक है जी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 p.v, ऐसे भी दे सकते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है, काइनेटिक एनर्जी का ये भी आंसर है, ठीक है। दूसरा कहते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 mv²। देखें इसका ना एक फॉर्मूला लिखा हुआ बुक में काइनेटिक एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 p²/m, या हम कहते हैं p²/2m कहते हैं, ठीक है, बुक में लिखा हुआ फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला डिराइव कैसे होता है, यहाँ पे कहते हैं 1/2 mv² है। मैंने जब जो हम कोई चीज़ अगर मैंने मैथ्स के ऊपर या फिर मैथ्स को अगर नीचे लेके आना ना, तो मुझे उसको ऊपर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नीचे से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने मैथ्स के ऊपर मल्टीप्लाई किया, नीचे डिवाइड किया। अगर मैं एक चीज़ इंट्रोड्यूस कराती हूँ किसी चीज़ के अंदर, तो मुझे दोनों साइड्स पे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और मैं चाह रही हूँ कि मैं मैथ्स को इंट्रोड्यूस करूँ एट द बॉटम पे इंट्रोडक्शन के लिए मैंने ऊपर भी मैथ्स मल्टीप्लाई किया। जब मैंने मैथ्स के ऊपर मल्टीप्लाई किया तो m² v² बना, और p इज इक्वल टू mv होता है, तो mv का होल स्क्वायर लेने से क्या हुआ, p²/2m बन गया। यहाँ पे क्लियर, नहीं समझ आया दोबारा रिवाइंड करके सुन लें। कहते हैं कि काइनेटिक एनर्जी का और मास का रिलेशन जो होता है, जनरली देखा जाए, अगर आपसे कोई डिमांड नहीं कर रहा, कोई एक एक्सेप्शन केस नहीं मांग रहा, तो जनरली काइनेटिक एनर्जी मास का रिलेशन डायरेक्ट होता है। जैसे इसमें 1/2 काइनेटिक एनर्जी मास का रिलेशन क्या है, डायरेक्ट है। इसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन इन्वर्स है। कब, जब उसकी मोमेंटम कांस्टेंट हो जाएगी। अगर वो कहते हैं ना एक बॉडी है उसका मोमेंटम कांस्टेंट है, अब बताओ उसकी काइनेटिक एनर्जी और मास का रिलेशन क्या होगा, वो इन्वर्स होगा। फॉर्मूला पढ़ चुके हैं ऊपर, ठीक है जी। यहाँ पे फिर वो कहता है कि इसका एमसीक्यू भी देख लेते हैं आगे। कहता है कि 3-4 बॉडी ले ली हैं, एक उसने 1 kg के लिए, एक 2 kg के लिए, एक 3 kg के लिए और एक 4 kg के लिए। किस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, पहला क्वेश्चन है किस बॉडी की काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। अब से उल्टे का जनरल केस है, जिसका मैथ ज़्यादा होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होगी। मैथ्स किसका ज़्यादा है, 4 का,
तो उसकी किनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है। क्लियर। अब आ गया है इसका एक्सेप्शन केस। देखिए मैं बार बार रिपीट नहीं कर रही पॉइंट्स को, क्योंकि वीडियो इतनी लंबी नहीं बननी चाहिए, बंदा खुद अक जाता है। ठीक है, तो आपको कोई समझ नहीं आता पॉइंट तो आप दोबारा रिवाइंड करके सुन सकते हैं। इसका फ़ायदा यही है वीडियो का कि लेक्चर में आप अगर ऑनलाइन अब या फिर आप साथ में फिजिकल लेक्चर ले रहे हो तो तब आप बार बार पूछ नहीं पाते टीचर से क्वेश्चन, हेसिटेशन होती है। बट ऑनलाइन या फिर वीडियो का फ़ायदा ये होता है कि आप दोबारा रिवाइंड करके दोबारा सुन भी सकते हैं। तो मैं बात दोबारा रिपीट नहीं करूँगी। ठीक है, कहता है अगर मोमेंटम मेरे पास कांस्टेंट है, कहता है ये क्वेश्चन है 1 2 3 4, लेकिन एक्सेप्शन ये है मैंने एक चीज़ लगा दी कि उसमें मोमेंटम कांस्टेंट है। इन सब बॉडीज़ का मोमेंटम क्या है? कांस्टेंट है। तो ऑब्वियसली इसका इन्वर्स किस लगेगा कि काइनेटिक एनर्जी का मास से रिलेशन क्या है? इन्वर्स है। तो वो किस में ज़्यादा, जिसका मास कम होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे मैक्सिमम होगी, और मास कम 1 का है तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? 1 की। इसमें आंसर इसका 1 आएगा। इधर 4 इसका आंसर है, इसका आंसर 1 यहाँ पे। ठीक है, इसमें ना एक और क्वेश्चन इस तरह आता है, क्वेश्चन कहता है कि दो मूविंग बॉडीज़ हैं, एक का मास 2 है और एक का मास जो है 1 है, लेकिन प्रॉब्लम ये है उसका जो मोमेंटम है दोनों का कांस्टेंट रख दिया। अगर मोमेंटम कांस्टेंट रख दिया, कि रेशियो के क्वेश्चंस होते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आते ही आते हैं रेशियो क्वेश्चंस होते हैं। ये जो मैं टॉपिक बता रही हूँ ये छोटे छोटे पॉइंट पिकिंग क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जामिनर होता है वो देता है। ठीक है, तो वो कहता है मास एक मास ये 2 है, एक का मास 1 है, मोमेंटम कांस्टेंट है, मुझे ये बताओ कि काइनेटिक एनर्जी 1 to 2 क्या होगी? 1 to 2 काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? याद रखिए मोमेंटम कांस्टेंट बोल दिया है, रिलेशन क्या होगा काइनेटिक एनर्जी मास का? इन्वर्स। अगर इन्वर्स रिलेशन है तो 1 के सामने मास ऑफ 2 आएगा और 2 के सामने मास ऑफ 1 आएगा। ये आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, कि इन्वर्सिंग क्या होती है। अगर काइनेटिक एनर्जी, अगर कभी वो रिलेशन ले आता है काइनेटिक एनर्जी का मोमेंटम का, पूछे कि बताओ भाई मोमेंटम अगर ये है तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है, आपको ये पता होना चाहिए कि जो मोमेंटम होता है उसका रिलेशन जनरली क्या होता है? स्क्वायर के साथ मोमेंटम का रिलेशन बन रहा होता है काइनेटिक एनर्जी के साथ। काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू p²/2m होता है। इसमें जो p² होता है बाय 2m, ये फॉर्मूला जो है जनरली हम यूज़ करते हैं काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम के रिलेशन को डिफाइन करने के लिए। अगर वो एक्सेप्शन मांगता है कि हमें बताओ कि काइनेटिक एनर्जी मोमेंटम का रिलेशन क्या है, जब मैं उसकी वेलोसिटी और उसकी स्पीड को कम 0 कांस्टेंट कर देता हूँ। देखिए जब काइनेटिक एनर्जी 1/2 p.v, हमें इसका फॉर्मूला पता है, इसमें वो मांग क्या रहा है कि उसकी जो स्पीड है, ये जो वेलोसिटी है, इसको हमने कांस्टेंट कर दिया। इसका मतलब ये है कि मोमेंटम जो है उसके रिलेशन काइनेटिक एनर्जी से। अब अगर वो क्वेश्चन करता है व्हाट इज द इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी इफ वी डबल द मोमेंटम, मोमेंटम डबल कर दी है, जनरल फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, मोमेंटम डबल करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगा। मोमेंटम डबल की काइनेटिक एनर्जी में क्या इफेक्ट पड़ा? वो 4 गुना बढ़ गया। ठीक है जी, कहता है इफेक्ट ऑन मोमेंटम इफ वी डबल द काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। उधर क्या था, इफेक्ट ऑन काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट होगा अगर मैं मोमेंटम डबल कर रही हूँ? मोमेंटम डबल कर रही हूँ तो मोमेंटम का वैसे भी स्क्वायर है, अगर ये डबल होगा तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ जाएगी। ठीक है, इफेक्ट ऑन मोमेंटम ऑपोजिट कर रहा है यहाँ पे। मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को डबल कर रही हूँ? अगर मैं इसको डबल कर रही हूँ, इस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? स्क्वायर पी मोमेंटम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर मैं यहाँ पे डबल कर रही हूँ? अब मुझे एक ऐसी चीज़ सोचनी है कि ये दोनों साइड्स बैलेंस रहें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे √2 लगाती हूँ और इसका स्क्वायर होता है तो स्क्वायर √रूट से कट जाएगा, यहाँ पे भी 2 होगा, यहाँ पे भी 2 होगा। ठीक है, स्क्वायर है ना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे 2 लगा रही हूँ तो यहाँ पे 4 लगाऊँ क्या? तो 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। ये तो मैच ही नहीं हो रहा दोनों साइड्स। हमें ऐसी चीज़ यहाँ पे लगानी है कि दोनों साइड्स मैच हो। हमेशा ही रूल होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्वर्जन्स का, कि आपको पता हो कि अगर मैं यहाँ पे 2 लगा रही हूँ तो मैं यहाँ पे ऐसे कौन सी चीज़ लगाऊंगी कि दोनों बैलेंस हो जाए। तो यहाँ पे अगर 2 लगा रही हूँ तो यहाँ मैं अगर √2 लगाती हूँ तब 2 स्क्वायर से कैंसिल होकर जो है वो हमें बैलेंसिंग कर रहा होता है। ठीक है जी, अब क्वेश्चंस आते हैं परसेंटेजेस के। काफ़ी मज़ेदार क्वेश्चन है ये भी। कहता है व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ वी डबल द मोमेंटम। जनरल बात कर रहा है, हमें फॉर्मूला कौन सा लगाना पड़ेगा यहाँ पे? ये वाला, काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू p²। इसमें परसेंटेजेस का क्या फंडा है, अब उसको देखते हैं। देखें, कहता है कि बॉडी की परसेंटेज 100% इंक्रीज़ कर रही है,
100% इंक्रीज बोलते हैं ना क्वेश्चन में कि 100% इंक्रीज कर रही है, या 100 के स्केल में चल रही होती है मोस्टली, 10 के भी स्केल में होती है, लेकिन हम 100 के केस में बात कर रहे हैं। इसको मतलब 2 टाइम्स 200% कर देगा इंक्रीज, 3 टाइम्स बढ़ जाएगी वो चीज़। 300% करेगा तो 4 टाइम्स, 400% करेगा तो 5 टाइम्स। ठीक है, वो ये कह रहा है परसेंटेज इंक्रीज क्या होगी काइनेटिक एनर्जी के अंदर अगर मैं डबल कर दूँ मोमेंटम को। अगर मैं डबल कर दूँ मोमेंटम को तो काइनेटिक कितनी हो जाएगी, 4 टाइम्स। अगर काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो रही है तो कितने गुना बढ़ेगी, 300 गुना। ये टेबल याद करना आपको सारा, ठीक है। तो 300 गुना इसका आंसर होगा, 300% इसका आंसर होगा। वो कहता है, एक वो क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़े मज़े के क्वेश्चन से हैं, समझ आ जाए तो आपको बड़ा मज़ा आता है क्वेश्चन करने का। इफ़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज बाय 300%, यहाँ पे परसेंटेज डिमांड कर रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन में उसने कुछ परसेंटेज दे दी है। इफ़ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इंक्रीजेज बाय 300%, इट्स मोमेंटम विल बी चेंज बाय। अगर ये 300 गुना हो गई है, यहाँ पे क्या चीज़ आएगी, यहाँ पे क्या चीज़ है कि 4, 300% की बात करें तो 4 टाइम्स है, तो उसने कहा 300% मतलब इसकी काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स बढ़ गई है। मोमेंटम क्या होगा, मैं यहाँ पे क्या चीज़ लगाऊंगी जिसका स्क्वायर हो तो 4 बने 2, तो उसका मोमेंटम 2 गुना बढ़ जाएगी। अब उसने परसेंटेजेस देखे, ऑप्शन देखे, परसेंटेज में गिवन किया उसने। अगर 2 टाइम्स मोमेंटम बढ़ रही है, देखें यहाँ पे 2 टाइम्स का मतलब 100% इंक्रीज, तो इसका 100% आंसर होगा। ठीक है, इस तरह के 2-3 केसेस हैं। लेस देन 100% क्वेश्चन आते हैं, लेस देन 100% क्वेश्चन आते हैं 10, 20, 30। इसका भी स्केल है, 10% की बात करेंगे तो 1 + 1, 20% की बात करेंगे तो +2, 30% की बात करेंगे तो +3। इसमें ना 2-3 कॉन्सेप्ट समझने बड़े ज़रूरी हैं। जो लेस देन 100% की बात करते हुए कहते हैं, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इफ वी इंक्रीज द मोमेंटम बाय 10%, इफ वी इंक्रीज द मोमेंटम बाय 10%। और ये बात याद रखें, ये इसी तरह के रिलेशंस में काम करता है कि एक साइड पे स्क्वायर हो, एक साइड पे स्क्वायर ना हो। ठीक है, दूसरे रिलेशंस में काम नहीं करता ये सिस्टम जो है। इसमें कहता है 10% मोमेंटम बढ़ा रहा है, मोमेंटम कितनी दफ़ा बढ़ा रहा है, 10 दफ़ा। 10% का मतलब यहाँ पे ये है, मैं यहाँ पे मैं इसको 10 ही लिखूंगी, मैं यहाँ पे 1 नहीं लिखूंगी यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे मैं 10 ही लिखूंगी। ये लेस देन 100 के क्वेश्चंस में बता रही हूँ, इसमें करना क्या है। उसका सबसे पहला पॉइंट ये है, अगर वो 10% मोमेंटम डिक्रीज कर रहा है, इफ़ वी इंक्रीज मोमेंटम बाय 10%, 10 यहाँ पे लिखूंगी। इसका स्क्वायर क्या होता है, 100। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, 10 का मतलब क्या है, +1। मैंने इस 10 के अंदर 1 ऐड कर लेना है, 11 बन गया। 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121। ठीक है, तो मैंने अब ये करना है, मुझे अब आंसर किस तरह मिलना है, काइनेटिक एनर्जी का मैं डिफरेंस निकालूंगी। 100 और 121 में डिफरेंस जो है वो 21 आता है, तो मैं 21 यहाँ पे ऐड कर दूँगी, 21 इसका आंसर आएगा। सबसे पहले 10 ऐड किया, 10 ऐड करने के बाद जितना पूछा उसने क्वेश्चन में, 10 ऐड करने के बाद ये इंक्रीज़ के क्वेश्चन हैं, 10% बढ़ाया मैंने। बढ़ाने का मतलब यहाँ पे मैंने 1 ऐड किया इसके अंदर, क्योंकि 10 का स्केल जो है 1 को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। 1 ऐड किया, 100 और 121 का डिफरेंस निकालेंगे, वो 21 बनता है। नेक्स्ट वो कहते हैं डिक्रीज़ का, परसेंटेज ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी अगर मैं डिक्रीज़ करती हूँ मोमेंटम को बाय 10%। 10% मैंने वैसे किया, 10 लगाया यहाँ पे मैंने, स्क्वायर लेंगे तो 100 बनता है। अब उसने कहा डिक्रीज़ कर रहा है, मतलब -1 मैंने इसमें से -1 किया तो कितना बनता है, 9। 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। 100 और 81 में डिफरेंस क्या हुआ, 19, तो इसका आंसर 19 है। ठीक है, बताया ना, ये अप्लाई उस पर होता है जिसके रिलेशन ऐसे होते हैं, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर। इसी तरह ये सारे रिलेशंस आगे क्वेश्चंस आते हैं प्रोजेक्टाइल के, उस पर अप्लाई होते हैं। ठीक है, ये मैं आपके टॉपिक को ना यहीं पे कवर करती हूँ, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम के ऊपर, क्योंकि काफ़ी लंबा जो है वो पॉइंट बन रहा है। प्रोजेक्टाइल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करूँगी मैं, क्योंकि आपको समझाना ज़रूरी है पॉइंट्स। बेसिक्स बंदे को आ जाएँ तो कोई मुश्किल नहीं रहती, और यही चैप्टर सबसे मुश्किल मुझे लगता है पूरे फिज़िक्स की बुक में। अगर आपको ये समझ आ रही है तो समझने आपको बाकी चीज़ सारी समझ आ जाएंगी बहुत आसानी से। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम खास तौर पर वो कहता है, इसका मतलब ये है जब एक्सटर्नल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाए, एक बॉडी पे जो एक्सटर्नल फोर्स होती है जब ज़ीरो होती है, इसका मतलब वो सिस्टम क्या होता है, आइसोलेटेड सिस्टम होता है। इसकी स्टेटमेंट ही है, उस टाइम पे जब एक बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो हो जाए तो एक बॉडी, उसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। उस टाइम में मोमेंटम जो होती है वो कंजर्व हो जाती है, मोमेंटम कांस्टेंट हो जाती है। जब एक चीज़ कांस्टेंट है तो उसका चेंज जो चीज़ में होता है वो हमेशा ज़ीरो होता है। इसका मतलब यह, अगर
एक बॉडी में मोमेंटम कंजर्व रह रहा है तो जितनी उसकी इनिशियल मोमेंटम होगी उतनी उसकी फाइनल मोमेंटम भी होगी, ठीक है। अगर मोमेंटम हम देखते हैं फॉर्मूला P इज इक्वल टू mv होता है, मैंने मोमेंटम कांस्टेंट कर दिया तो मास और v का रिलेशन जब इन्वर्स जाता है, ठीक है। इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है शेल ऑफ मास m मूविंग विद द वेलोसिटी v, इनिशियल बात कर रहा है किससे मूव कर रहा था, सडनली टूट जाता है दो पीसेस के अंदर। एक पार्ट जो है मास का वो हम m/4 कहते हैं, वो रुक जाता है, उसकी स्पीड 0 हो जाती है फाइनल स्पीड। और वो एक उसकी जो दूसरे की हमने वेलोसिटी फाइंड करनी है कि दूसरे की स्पीड कितनी होगी, दूसरे की वेलोसिटी कितनी होगी, दूसरे शैटर्ड पीस की वेलोसिटी कितनी होगी। अब मुझे नहीं पता दूसरे की मास क्या है, मुझे नहीं पता दूसरे की स्पीड क्या है, ठीक है। इससे तो बताया कि इसकी मास जो m/4 है और ये जो है वो इसकी स्पीड जो है वो 0 हो चुकी है, इसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो चुकी है। हम देखते हैं उसको कैसे फाइंड करना है। देखें अब यहाँ पर वो कह रहा है कि ये पीस था, मूव कर रहा था, मास उसका ये था, स्पीड v से मूव कर रहा था, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है, बताया ना m/4 जब वो दो एक ही पीस था, एक ही पीस था, इस पे जो है ये मास इसके m/4 थी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी क्या है होगी 0 होगी, स्टेशनरी हो गया। अब मैंने दूसरे की मास फाइंड करनी है। देखें ओरिजिनल मास क्या थी m, एक पीस की मास क्या थी m/4। मैं अगर ओरिजिनल मास में से शैटर्ड एक पीस की मास माइनस कर दूं तो 3m/4 होता है। एलसीएम लेंगे इसका, इधर भी 4 से डिवाइड करेंगे और ऊपर भी 4 लिखेंगे, ठीक है। जब लिखेंगे तो क्या बनेगा 3m/4 बन जाएगा। अब मैंने इसकी वीडियो फाइंड करनी है। हमेशा याद रखिएगा जब भी कंजर्वेशन के बात करते हैं, जब एक ये इनिशियल जो मोमेंटम होगी वही फाइनल मोमेंटम होती है हमेशा। ये मोमेंटम में हमेशा ये लॉज हैं जो कि बताते हैं आपको। और जब कहेगा ना एक बॉडी है उसका इनिशियल मोमेंटम ये है, वो शैटर्ड हुई, उसका एक मास ये, उसकी स्पीड ये रही, तो उसकी फाइनल मोमेंटम पे क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जितनी इनिशियल है उतनी फाइनल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रही है कि जितनी इनिशियल मोमेंटम होती है उतनी ही फाइनल मोमेंटम होती है। ये भी MCQs आते हैं। इनिशियल मोमेंटम mv था, लिख दिया, इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम क्या है m1v1 प्लस m2v2। दो पीसेस थे ना फाइनल के, एक m1v1 प्लस m2v2। फर्स्ट की जो मास थी m/4 थी, स्पीड क्या थी उसकी 0 जब m/4 से मल्टीप्लाई करेगा तो 0 रह जाएगा। m2v2 की बात करें तो मुझे पता है मास क्या है उसके 3m/4 और वेलोसिटी v2 है। v2 फाइंड करनी है, v2 को हम यहीं पे रखेंगे, हम देखेंगे वहाँ पे जाके मास यहाँ से और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। जब मासेस कैंसिल हो गए तो 3 इस ये 4 यहाँ पे गया, 4v डिवाइड बाई m, 4v डिवाइड बाई 4v डिवाइड बाई 3, या m और m तो कैंसिल हो गया ना, तो 4v डिवाइड बाई 3 ये हम कहते हैं इसकी सेकंड की वेलोसिटी में मिल जाती है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आप देख रहे प्रोजेक्टाइल है। मैं प्रोजेक्टाइल अभी आपको नहीं पढ़ाऊँगी क्योंकि ये काफ़ी लंबी वीडियो बन रही है। इसको मैं 3 पार्ट या 4 पार्ट्स कर लूँगी इस चैप्टर के, क्योंकि आपको पता है कि एंट्री टेस्ट है, FSC है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है एज़ कम्पेयर टू कि मैं स्पीड लगाऊँ और समझाऊँ ना आपको सही तरीके से। तो अगर ये वीडियो जो है आपको कुछ प्रॉब्लम किसी चीज़ में होती है तो आप जो है नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि प्रॉब्लम किसी किस्म की आपको होती है, तो मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगी जैसे मुझे आप कमेंट मिलता है, कोई क्वेरी मिलती है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, वीडियो को पसंद करें, दूसरों तक पहुँचाएँ ताकि दूसरे जो लोग हैं जिनके इजी एक्सेस नहीं है अकेडमीज़ में उनको जो है सहूलत हासिल हो सके, क्योंकि ये बहुत बहुत बेस्ट जो है ना बेस्ट सीरीज़ है फ़िज़िक्स के ख़ास तौर पे नोट्स की। मैं इंशाल्लाह बायो फिज़िक्स केमिस्ट्री बनाऊँगी क्योंकि मैं भी काफ़ी मैंने इस पर जो है वो काम किया हुआ है। आप देख रहे हो कि मेरे नोट्स बहुत अजीब हालत में मौजूद हैं, तो इंशाल्लाह आपको मैं जो इन्फॉर्मेशन या जो कॉन्सेप्ट दे रही हूँ गलत नहीं दे रही। आपको बुक में ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलेगी, बुक में सिर्फ ऊपर ऊपर बातें की गई हैं, और आपको जो एंट्री टेस्ट के लिए आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस आपकी होना बहुत ज़रूरी है, और वो इंशाल्लाह आपको यहाँ मिलेगी, सब चैनल में मिलेगी। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी रहें, क्योंकि वो इंशाल्लाह नेक्स्ट डे ही मैं बनाऊँगी। टाइम निकालना मुश्किल होता है लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि बहुत जल्द बनाऊँ। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का। अल्लाह हाफिज़।